Imagine two companies, both have exactly same sales, both have exactly the same cash that is coming into the business, both have exactly the same expenses that is incurring in the business. Still, a company, let's say it is reporting a profit of 100 CR and another company is reporting a profit of 150 CR. Is it possible? Yes, it is very much possible. In today's video, I'll tell you how the companies actually manipulate the profits and that too legally. But having said this, आपको प्रॉफिट्स बहुत ल्यूक्रेटिव लग सकते हैं, लगते भी हैं बीइंग एन इन्वेस्टर, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रूडेंट व्हेन यू आर लुकिंग एट द प्रॉफिट फिगर्स. आपको 7 चीजों का ध्यान रखना है व्हेन यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द कंपनीज, राइट? So before starting with the video, I'll briefly introduce about myself. I'm a CA by profession. I started my career with KPMG. Currently, I'm associated with PwC. By God's grace, I have cracked all the Big Four interviews twice. I was just telling you कि लेट्स से कंपनी है, लेट्स से 100 CR प्रॉफिट बता रही है, रिपोर्ट कर रही है, और दूसरी 60 CR रिपोर्ट कर रही है, इन स्पाइट कि सेम सेल्स है, सेम कैश आ रहा है, सेम एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके बाद भी ये जो एक गैप है 40 CR का, ये हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये आई विल मेक यू जस्टिफाई इन टूडेज वीडियो, राइट? ये 7 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ही देखना है व्हेन यू आर लुकिंग एट द फिगर्स ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट एज अ फिगर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उस प्रॉफिट पे आप डिराइव कैसे हुए हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, changing the depreciation estimates. I'll tell you what is depreciation in a layman because I'm sure हर किसी को मे बी नहीं पता होगा what is depreciation. अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें आप एसेट्स लेके आते हो, राइट? आप उस एसेट्स के विद टाइम वेयर एंड टियर होते हैं, तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करते हो, करेक्ट? लेट्स से और डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है आपकी जितनी भी कॉस्ट है माइनस आरवी रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय जो आपकी लाइफ है, ठीक है? हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि आरवी नेग्लिजिबल है फॉर जस्ट सिंप्लिसिटी पर्पस, ठीक है? अगर मान लीजिए कॉस्ट है आपकी 100 CR की किसी भी एसेट की आपकी, ठीक है? लेकिन मैंने उस एसेट की कॉस्ट तो उतनी हम उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लाइफ में ऑल्ट्रेशन जरूर कर सकते हैं एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो अगर हमने अपनी लाइफ का टर्नओवर बढ़ा दिया, 5 साल से 10 साल कर दिया, तो आपकी डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी. एंड डिप्रिसिएशन अगर लो हो गए, डिप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दैट वी क्लेम इन P&L अकाउंट. एंड अगर एक बार डिप्रिसिएशन अकाउंट अगर एक बार डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट्स राइज हो जाएंगे. एंड अगर आपके प्रॉफिट्स राइज होंगे तो आपको वापस से बहुत ल्यूक्रेटिव लगेगा. There is nothing wrong in this approach, but you will have to be very prudent in asking the company कि क्या ये लाइफ का चेंज होना was it even required, या ये जस्टिफाई हो रहा है उस प्लांट के लिए जिसके लिए आप ये कर रहे हो, या फिर कहीं कहीं अगर रेसिडुअल वैल्यू है तो यू विल हैव टू चेक कि ये रेसिडुअल वैल्यू ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए थी या कम तो नहीं होनी चाहिए थी. यू विल हैव टू मेक दैट असेसमेंट बाय योर ओन, राइट? you will have to ask this to the company and they will give you a valid reasons for them, and then you will have to apply your own mindset whether this works or not. So first thing is this, आपको इस पे बहुत ज्यादा गौर करना है कि आपके प्रॉफिट्स एकदम से बहुत ग्लो आउट नहीं करें कि अगर आपने सिर्फ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज करके प्रॉफिट्स को ग्लोरीफाई किया है, सो दिस इज नॉट समथिंग द राइट वे इफ इट इज नॉट जस्टिफाइड. इफ इट जस्टिफाइड तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, राइट? सेकेंड, कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव. इसका मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं कंपनी में तो हमें उसको 2 तरह से देखना होता है. या तो हम उसे नॉर्मल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं या फिर हम उसे कैपिटलाइज करते हैं, राइट? अगर हम उसे कैपिटलाइज करते हैं तो वो हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में चला जाता है, करेक्ट? अगर हम उसे एक्सपेंस करते हैं तो वो हमारा P&L में रहता है, करेक्ट? अब अगर हमने उसको कैपिटलाइज किया है तो हम उसे ओवर द टाइम थोड़ा थोड़ा करके P&L में लेके आते हैं, राइट? जब हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं तो इसमें हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, राइट? एटलीस्ट एटलीस्ट उस पीरियड के लिए तो इंक्रीज हो जाता है. विद द टाइम देन इट कीप्स डिक्रीजिंग. बट जब हम इमिडिएटली एक्सपेंस करते हैं वो तो आपका तुरंत तुरंत प्रॉफिट हिट करता है. और प्रॉफिट हिट करने का मतलब है अगर आपने 5 CR का एक्सपेंडिचर किया है वो स्ट्रेट आपका 5 CR से P&L में प्रॉफिट घटा देगा. ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस, अच्छा अब आप ये कैसे पता करोगे कि यार ये एक्सपेंस कैपिटलाइज होना भी चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था?
अगर आपका कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि मोर देन एन अकाउंटिंग पीरियड तक चल रहा है, जिसके बेनिफिट्स आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स फोर्सेबल फ्यूचर में दिख रहे हैं और मिल रहा है, कैश इनफ्लो होएगा उससे, देन इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। लेकिन अगर कुछ आपने माइनर सा रिपेयर कराया है जिसका बहुत फोर्सिएबल बेनिफिट्स नहीं आपको विजिबल है या मिलने वाला है, या कोई बहुत ड्रास्टिक एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर से, तो फिर वो एक्सपेंस में जाएगा, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। करेक्ट। तो इसमें यहाँ पे प्रॉफिट हिट हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस करने में, एंड कैपिटलाइजेशन वाले केस में इट गोज ऑन रियली रियली स्लो। यहाँ पे प्रॉफिट आपका हिट इमीडिएट बेसिस पे नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको हमेशा ग्लोरिफाइड वर्जन दिखेगा, यहाँ पे आपको तुरंत ही हिट होता है, तो यू विल सी द इमीडिएट इम्पैक्ट। नाउ इस केस में आपको देखना क्या है एज ए इन्वेस्टर, आपको ये देखना है कि आपके बैलेंस शीट में जितनी चीजें कैपिटलाइज हुई हैं, क्या वो एग्जैक्टली एसेट का क्राइटेरिया फुलफिल कर भी रही थी, या बस उसको कर दिया है कैपिटलाइज फॉर द सेक ऑफ ऑल्टरिंग द प्रॉफिट्स इन द कंपनी, राइट? सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल ऑन दिस पार्ट। Next is the timing of revenue recognition. Okay, so as per India's 115 and as per India's 115 जो अभी recently, now we all follow this only, इसमें आपको रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करना होता है जब आपका एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता है, ये सेटिस्फाई होता है। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कहीं पे एसी खरीदा किसी भी शॉप से, करेक्ट, तो अब अगर आपने उस एसी खरीदा प्लस यू ऑल्सो वॉन्ट देम टू इंस्टॉल समथिंग दैट्स यू ऑल्सो वॉन्ट द एसी टू बी इंस्टॉल्ड एट योर प्लेस, करेक्ट। सो उस केस में अगर एसी, अब इसमें दो कंडीशंस होते हैं, अगर यू हैव, अगर जो आपका सेलर है वो उसमें इंक्लूड होके दे रहा है, तो आप एक बार में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे, करेक्ट। उस केस में इश्यूज नहीं है। लेकिन if your seller has a contract between you and the buyer that it has to be separated, it will not be clubbed in the selling price that I am giving you the AC, उस केस में आपको दो बार पीओ डिफरेंट हो रहे हैं, एक बार खरीदने का ऑब्लिगेशन है, दूसरी बार इंस्टॉलेशन का ऑब्लिगेशन है। इस केस में दो बार रिकॉग्नाइज होगा, करेक्ट। आप एक बार में पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। सो सेम इन दिस केस, अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप, फॉर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है और अगर वो फर्स्ट क्वार्टर में लेट्स से 30% कंस्ट्रक्ट होता है, तो उतना ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू कि आप एंटायर रेवेन्यू एक बार में पूरे साल का रिकॉर्ड कर लो, करेक्ट। या अगर वो 10 साल का प्रोजेक्ट है या 5 साल का प्रोजेक्ट है, सो यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज दिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन नॉट डू इट ऑन द वेरी सेम डे जिस दिन यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। सो इसमें यू विल हैव टू आस्क कि ये जो रेवेन्यू है जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इज इट इवन वैलिड, मतलब ये कितने पीरियड के लिए है रेवेन्यू, इज इट वाज इट ओनली फॉर दिस असेसमेंट ईयर, was it only for this for the accounting year, या फिर it is over a period of time. So you will have to check that कि वो रेवेन्यू अगर उन्होंने पूरा इस साल कर दिया है, ठीक है, बहुत लोग कभी कभी इसी साल कर देते हैं, मान लो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट और इस साल ही कर दिया उन्होंने, तो अगले 5 साल यू विल नॉट सी अ गुड पिक्चर इन प्रॉफिट, तो that is also not a good approach that has to be followed, correct. So you will have to keep this in mind कि वो जो profits आपके हो रहे हैं वो ग्रो किस तरह से हो रहे हैं, वो कैसे आ रहा है, वो जो प्रॉफिट्स पे आप डिराइव कर रहे हो, हाउ यू आर ड्राइविंग द रेवेन्यू, करेक्ट। सो दिस वन इज, सो टाइमिंग ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार होता है कि आप 31 मार्च पे वो कर देते हो, आप 31 मार्च पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो, बट आपकी जो शिपिंग, आपकी जो डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो आपके अप्रैल में जाके होते हैं, तो आप यहाँ पे नहीं बुक करोगे अपना प्रॉफिट्स, यू विल हैव टू वेट टिल द टाइम इट इज शिप्ड। अब इसमें भी एक ग्लिच होता है कि अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड, करेक्ट, अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका सेलर झेलेगा तो फिर आप यहाँ पे बुक करोगे। लेकिन अगर आपका जो बायर है वो कह रहा है कि मैं खुद उठाऊंगा आपके गोडाउन से सामान आके, रिस्क एंड रिवॉर्ड इज माइन एंड नॉट योर्स, देन यू कैन बुक द प्रॉफिट्स ऑन 31 मार्च। सो इट वेरी मच डिपेंड्स कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है, उसी दिन आपको रिकॉर्ड करना है, नॉट बिफोर द डेट ऑन दैट। You cannot record your profits on the date of
कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स, करेक्ट। सो बस आपको ये चीजें भी देखनी है व्हेन यू आर लुकिंग इनटू द पिक्चर ऑफ डेरिवेशन ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज योर प्रोविजंस एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज को रिटर्न वारंटीज होते हैं, वारंटी क्लेम्स होते हैं, लिटिगेशंस हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, सूट्स हो जाते हैं। इस केस में आपको प्रोविजन बना के रखना होता है, करेक्ट। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा ही प्रोविजन बना के रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट्स बहुत लो दिखता है। लेकिन कभी कभी एक्चुअली कंपनी का, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई कोर्ट केस चल रहा होता है, कोई सूट्स चल रहे होते हैं, उस केस में कंपनी ने बहुत लेस प्रोविजनिंग की होती है। अगर वो केस हार गए तो दे विल हैव टू पे आउट, एंड इफ दे विल हैव टू पे आउट, ऑटोमेटिकली उनके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम देयर बैलेंस शीट, राइट। सो इन दैट केस यू विल हैव टू चेक कि उनकी जो प्रोविजनिंग है एंड जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिडेट एक दूसरे को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर लेस प्रोविजनिंग है तो आपको प्रॉफिट्स तो बहुत ग्लोरिफाइड वे में दिखेगा, करेक्ट, बट that's not the right way and that's not the correct profit जो आप देख रहे हो। You will have to keep a watch on this कि उनके जो प्रोविजंस हैं ऐसा तो नहीं कि फटाफट चेंज हो जा रहे हैं, 4 महीने में कुछ और, 6 महीने में कुछ और। You will have to keep a check on the policies also, what they are following in this case, okay? So yeah, नेक्स्ट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन दिस, इसमें क्या होता है जनरली, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी की सेल्स बहुत बढ़ती जा रही है, करेक्ट, लेकिन कंपनी का स्टॉक, अगर सेल्स मान लो 10% से बढ़ रही है तो स्टॉक आपके भाई ये 40% से इंक्रीज हो रहे हैं। सेल्स इतनी बढ़ नहीं रही है लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे ग्लिच है, यहाँ पे ग्लिच ये है कि दैट मीन्स या तो ये एक्सपायर हो चुका है स्टॉक, या तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टॉक, राइट। तो यू विल हैव टू चेक कि क्या उसको राइट डाउन तो नहीं करना है। अगर आप राइट डाउन करवाओगे कंपनी में तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम होएगा, करेक्ट। और अगर क्या पता आपका राइट डाउन होना है 40%, पर बहुत कंपनीज केवल 20% पे राइट डाउन कर देती हैं एंड दे जस्ट लेट इट गो। उस केस में देयर इज अ ग्लिच अगेन ऑन द प्रॉफिट पार्ट। वो प्रॉफिट आपको ओवर स्टेटेड प्रॉफिट दिख रहा है जबकि वो प्रॉफिट रियल है ही नहीं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो AS2 डील करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। यू विल हैव टू चेक कि कितनी इन्वेंट्री है, उसके प्रपोर्शन में सेल्स का क्या रेशियो चल रहा है, इज इट इवन जस्टिफाइंग द फिगर्स ऑफ सेल्स एंड इन्वेंट्री। सो इट गोज हैंड इन हैंड। यू विल हैव टू कीप अ आई ऑन इन्वेंट्री एज वेल। नेक्स्ट इज योर वन टाइम और एक्सेप्शनल आइटम्स। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे कि लेट्स से गोडाउन में आग लग गई। अगर आग लग गई तो अब लॉस हो गया, ह्यूज लॉस, आप उसको कंसिडर मत करिएगा कभी भी। एक्सेप्शनल आइटम्स एक बार हो सकते हैं, करेक्ट। फॉर से अगर कोई बहुत गेन हो गया मार्केट से, ठीक है, उसको भी गेन्स को कंसिडर मत करिएगा, बिकॉज ये वन टाइम इवेंट्स होते हैं। अब इसमें आपने चेक ये करना है कि ये कितने फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। अगर ये आपको जस्ट प्रॉफिट मैनिपुलेट करने के लिए ये आपको हर साल दिखाया जा रहा है एक्सेप्शनल आइटम्स, गेन्स और लॉस, देन यू विल हैव टू आस्क द कंपनी कि इतना रेगुलर कैसे हो सकता है एक्सेप्शनल आइटम्स। वंस इन अ व्हाइल आई अंडरस्टैंड इट हैपेंस, और अगर ये हो भी रहा है तो यू एज एन इन्वेस्टर डोंट कंसिडर द गेन एज द एक्चुअल गेन, क्योंकि वो गेन तो आपने होने नहीं है हर साल। इस साल हो गया, अगर कोई लॉस भी हो रहा है, कोई इंश्योरेंस का लॉस हो गया, कोई फैक्ट्री में आग लग गई, वो लॉसेस भी हर साल नहीं होने हैं। तो उस बेसिस पे भी आप कंपनी को जज मत करिएगा एक्सेप्शनल आइटम्स में, ठीक है। ये आपको PNL में अलग से दिख जाएगा, इसका अलग से हेड होता है एक्सेप्शनल आइटम्स का, दैट इज वेरी मच विजिबल, सो यू डोंट हैव टू कंसिडर दिस मच। लेकिन यस, आपको ये जरूर पूछना है कि ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एक्सेप्शनल आइटम्स की, क्या ये बहुत रिकरिंग इवेंट्स पे हो जाता है या हाउ डज इट हैपन। सो यू विल हैव टू कीप चेक ऑन दिस, ठीक है। रिकरेंट ऑपरेटिंग आपको अल्टीमेटली जो देखना है वो आपको देखना है डे टू डे बेसिस पे कितना एक्सपेंस हो रहा है, डे टू डे बेसिस पे कितना गेन्स हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली वही एक चीज है जो आपने मिलने वाली है कंपनी से, ठीक है। सो ऑपरेटिंग ही एक होता है जो आपके लिए यू नीड टू हैव अ गुड आई ऑन इट, राइट। The most important that I was waiting it to come is profit versus cash flow. ऑनेस्टली आपको ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट आपको बहुत बढ़िया दिखे PNL में, आपको 500 करोड़, 1000 करोड़, आपको मतलब बहुत ज्यादा करोड़, लाइक यू कैन सी अ गुड अमाउंट ऑफ फिगर्स ऑन इट, राइट। लेकिन जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आओगे,
शायद वो आपको 10% ही दिखे या बहुत सारे केसेस में नेगेटिव दिखे। नो आप ये ऐसा क्यों है? बिकॉज बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो अभी अनपेड हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रोइंग इन्वेंट्रीज होती हैं जो अभी कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं सेल्स में, वर्किंग कैपिटल आपका बहुत ज्यादा ह्यूज है, या फिर आपके कोई ऐसे लिटिगेशंस चल रहे हैं जो आपको एकदम से पैसा देना पड़े। सो इन दैट केस योर प्रॉफिट को ज्यादा उसमें वो आपको अल्टीमेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसमें डे टू डे बिजनेस कितना डेटर से आ रहा है, कितना डेटर से जा रहा है, कितना क्रेडिटर के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना करंट एसेट्स में हमारा वॉलेटिलिटी हो रहा है, कितना ये करंट लाइबिलिटीज में हो रहा है, हर चीज आपको एक्सप्लिसिटली कैश फ्लो में दिखती है। सो इफ यू चूज बोथ, आई विल से ऑलवेज गो विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप इसको ज्यादा देखिएगा बिकॉज ये आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देगा। बिकॉज करेक्ट, सो प्रॉफिट्स ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स इफ इट इज इफ इट प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स जो मैनिपुलेट हो रहे हैं वो गलत रीजन से हो रहे हैं। रीजंस कैन बी वेल एंड वेल एक्सेप्टेड, वैलिडेटेड हो सकते हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि उन प्रॉफिट्स पे आप डिराइव कैसे हुए हो। करेक्ट। Ultimately, now let's come to the 7 pointers or the 8 pointers that I feel कि यही हैं जो you being an investor has to keep a good eye upon it. Operating ज्यादा कैश फ्लो देखिएगा rather than the net profit. You will have to see the comparison between the revenue and the आपकी जो डेटर्स का ग्रोथ हो रहा है। यू विल हैव, ऐसा तो नहीं है कि रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन वो 80% आपका सिर्फ डेटर पे जा रहा है, तो उसकी रिकवरेबिलिटी कितनी है? ऐसा तो नहीं है कि वो एनपीए होता जा रहा है। तो उस केस में भी तो अभी करंट पिक्चर सीम्स वेरी वेरी फ्लरी एंड वेरी नाइस, बट अल्टीमेटली तो वो आपने ही बेयर करना है। सो यू हैव टू सी कि डेटर्स का क्या पोजीशन है इस केस में, एंड आपके रेवेन्यू का क्या पोजीशन है। ठीक है। इन्वेंट्री एंड सेल्स हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये चेंज इन एस्टिमेट वो चेंज हो रहा है तो उसको जस्टिफाई करिए। अगर वो आपको लग रहा है लाइफ बढ़ रही है, सो जस्टिफाई, यू नीड एन जस्टिफिकेशन फॉर एवरीथिंग, राइट। कैपिटलाइजेशन हो रहा है तो वो होना भी चाहिए, क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेंजिंग हो रहे हैं प्रोविजंस, वन टाइम गेन, ऐसे वन टाइम वाली तो यू डोंट हैव टू कंसिडर मच इन योर डे टू डे ऑपरेटिंग थिंग्स, राइट। अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, आप ऑडिटर्स रिपोर्ट जरूर पढ़ा करें। वी एज एन ऑडिटर, वी इन केपीएमजी आई वाज एन ऑडिटर, where we use to write all the जो key features होते हैं, emphasis of matter paragraphs होते हैं हमारे, जहां पे हम exactly jot down करते हैं कि इस कंपनी में ये एक एडिशनल थिंग है जो हम चाहते हैं यू एज एन इन्वेस्टर शुड रीड इट आउट। तो आपको अब एक रेडीमेड आंसर्स मिल रहे हैं, यू इट्स बेटर यू जस्ट पिक इट अप एंड यू रीड इट आउट, you will get a lot of insights into the company। और notes to balance sheets या notes to financial statements is equally important, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके फाइनेंशियल्स में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जितनी भी कंटिजेंट लाइबिलिटीज होती हैं जो एकदम से अनफोर्सिबल इवेंट्स हो जाए कंपनी में, अगर वो सब होता है तो वो हम नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में ही लिखते हैं, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। शायद हो सकता है वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से। करेक्ट। So yes, ultimately my only point in the entire video was कि आपको 3 चीजें देखनी है। आपको प्रॉफिट से ल्यूक्रेट नहीं होना है, आपको इम्प्रेस नहीं होना है। इट इज गुड टू बी एक्साइटेड बाय द प्रॉफिट्स, बट अल्टीमेटली यू बीइंग सच अ नॉलेजेबल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन, आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान ये देना है कि वो डिराइव कैसे हुआ है। करेक्ट। हाउ इज द प्रॉफिट एक्चुअली जनरेटेड, इज इट कन्वर्टेबल इनटू कैश, और वो सस्टेनेबल है कि नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा ना आप स्टेबिलिटी पे जाना। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होंगी जो एक बार में एकदम शूट अप कर देंगी प्रॉफिट, बट अगर आप शायद उसके पहले 3 साल देखोगे तो वो लॉस में होंगी। आई डोंट पर्सनली प्रेफर सच थिंग। आई प्रेफर जो स्टेबल होगी। मैं नहीं बोलती हूँ कि इतना शूट अप प्रॉफिट यहाँ पे होगा, इट विल बी नॉमिनल, बट just see this over a long term period of 10 years or 15 years। so आप एक ये इवेल्युएशन करने के बाद ही try to invest in any of the companies। I will also try to get a video for the cash flow statement, because cash flow statement ही ultimate game changer होता है किसी भी कंपनी का। करेक्ट। so I will get at that on as well, and thank you so much everyone for watching it out।